जरा एक पल के लिए सोचिए कि आपके घर में एक एक स्मार्ट प्रिंटर है और उसे पता चल जाता है कि उसकी स्याही बस खत्म ही होने वाली है। हम्म। तो वो आपको कोई परेशान करने वाला नोटिफिकेशन नहीं भेजता कि इंक खत्म हो गई है। इसके बजाय वो प्रिंटर खुद इंटरनेट पर जाता है, अलग अलग जगह दाम चेक करता है और सबसे सस्ती स्याही का ऑर्डर खुद प्लेस कर देता है। वाकई। और सबसे बड़ी बात, वो अपने खुद के डिजिटल वॉलेट से सप्लायर को पेमेंट भी कर देता है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में ना किसी बैंक की जरूरत पड़ी, ना क्रेडिट कार्ड की और ना ही किसी इंसान की परमिशन की। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। सही कहा। लेकिन लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में या कह लें इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। पैसे का भविष्य, जिसे हम प्रोग्रामेबल मनी कहते हैं। मैं आपका होस्ट हूं और आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं जो इस विषय को गहराई से समझाएंगी। हेलो। और ये विषय इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि देखिए, जब ज़्यादातर लोग क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी जैसा शब्द सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में तुरंत क्या आता है? सट्टेबाजी या वो इंटरनेट के अजीब से ट्रेंड्स। बिल्कुल, बाजार का ऊपर नीचे होना या कोई हवाई बात। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, द एवोल्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर टू प्रोग्रामेबल वैल्यू, अगर हम इस सोर्स के पन्नों में गहराई से उतरें तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। ये कोई रातों रात सामने आया अजूबा नहीं है। एकदम नहीं। ये इंसानी सभ्यता में पैसे के विकास का एक बहुत ही तार्किक और तकनीकी अगला कदम है। तो चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। जब हम अपने फोन से बस 1 सेकंड में किसी चाय वाले को या अपने दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं, तो हमें किसी बिल्कुल नए वित्तीय ढांचे की जरूरत ही क्यों है? सही बात है। क्या हमारा आज का डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफी नहीं है? हाँ, यही सवाल है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जिसे हम पैसा कहते हैं वो असल में काम कैसे करता है। और इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा, बहुत तेजी से। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, तो पैसा कोई ऐसा विचार नहीं था जो बस बैठे बैठा किसी के दिमाग में आ गया हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक समस्या का समाधान था। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। लोग सीधे सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे, अनाज के बदले औजार। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी ना, जिसे वो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। बिल्कुल। अगर मेरे पास अनाज है और मुझे औजार चाहिए, तो मेरी तलाश सिर्फ एक औजार बनाने वाले पर खत्म नहीं होती। मुझे एक ऐसा इंसान खोजना होगा जिसके पास औजार हो, और मजे की बात यह है कि उसे मेरा अनाज भी चाहिए हो। हाँ, दोनों तरफ से जरूरतें मिलनी चाहिए। अगर दोनों की जरूरतें एक ही समय पर नहीं मिली तो व्यापार वहीं ठप हो जाएगा। सही बात है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लीजिए मवेशियों या अनाज में व्यापार कर रहे हैं, तो आप उन्हें सालों तक सहेज कर तो नहीं रख सकते ना। वो खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। और उन्हें दूर दराज के इलाकों में ले जाना भी एक बुरे सपने जैसा था। तो जैसे जैसे समाज कबीलों से निकलकर बड़े शहरों और सभ्यताओं में बदल रहा था, उसे व्यापार और आपस में तालमेल के लिए एक बेहतर टूल की जरूरत थी। एक बेहतर टूल। हाँ, और यहीं से सीप, अनाज के दाने और अंततः धातुओं और सिक्कों का चलन शुरू हुआ। इसे समझने के लिए मुझे एक एनालॉजी बहुत सटीक लगती है। जैसे आज हमारे पास एक यूनिवर्सल अडेप्टर होता है ना, जो दुनिया भर के अलग अलग प्लग्स को पावर सॉकेट से जोड़ देता है। बिल्कुल सही तुलना है। भौतिक पैसे या सिक्कों ने इंसानी इतिहास में बिल्कुल यही यूनिवर्सल अडेप्टर का काम किया। उसने अलग अलग जरूरतों को एक आम भाषा दे दी। तो उससे एक बात तो साफ हो जाती कि पैसा सिर्फ धातु का कोई टुकड़ा नहीं है, ये असल में भरोसे की एक तकनीक है। और इसी भरोसे की तकनीक ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। भौतिक पैसे की वजह से लोगों को पहली बार बड़े स्तर पर अपना मूल्य या कहें अपनी मेहनत को सहेजने की आज़ादी मिली। बड़े बाजार बने, लंबी दूरी का व्यापार मुमकिन हो पाया। लेकिन फिर एक नई समस्या खड़ी हुई होगी। हाँ बिल्कुल। जब व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, तो सोने या चांदी के भारी सिक्कों को जहाज़ों या घोड़ों पर लाद कर ले जाना बहुत जोखिम भरा हो गया। लुटेरों का डर या जहाज के डूबने का डर। तो इसी डर ने एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया, जो कि हमारी बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत थी। एकदम सही। और यहीं से पैसे का अर्थ पूरी तरह से बदल गया।
क्योंकि बैंकिंग ने पैसे को हाथ में रखी जाने वाली किसी ठोस चीज से निकालकर एक संस्थागत वादे में तब्दील कर दिया। सही कहा आपने। अब लोगों को अपना मूल्य खुद ढोकर चलने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम कुछ ऐसा बना कि आप अपना सोना बैंक में जमा करते थे और बैंक आपको एक कागज दे देता था, जिस पे लिखा होता था कि ये कागज दिखाने वाले को इतना सोना दे दिया जाए। हाँ, ठीक वही। और धीरे धीरे लोगों ने उस सोने को बैंक से निकालना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ उन कागजों का ही लेन देन करने लगे। अच्छा। तो पैसा अब कोई भौतिक चीज नहीं रहा, वो बैंकों के अंदर रखे बही खातों और लेजर्स की एक एंट्री बन गया। मतलब आप एक केंद्रीय संस्था पर भरोसा करने लगे कि वो आपके पैसे का सही हिसाब रखेगी। और इस संस्थागत भरोसे के फायदे भी बहुत शानदार थे। मतलब इसी वजह से बड़े उद्योगों को खड़ा करने के लिए लोन या क्रेडिट का सिस्टम शुरू हो पाया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये मॉडल भी अब अपनी उम्र दिखा रहा है। जो लोग इस बैंकिंग सिस्टम के दायरे से बाहर थे, उनके पास आर्थिक तरक्की के विकल्प ही बहुत कम थे। और जैसे जैसे दुनिया तेज हुई ना, ये कागजी और संस्थागत प्रक्रिया बहुत धीमी और महंगी लगने लगी। और इसी धीमी प्रक्रिया ने हमें पैसे के तीसरे बड़े पड़ाव पर पहुंचाया, जिसे हम सबने खुद महसूस किया है। डिजिटल पेमेंट्स का युग। बिल्कुल। इंटरनेट के आने से बैंक की शाखाओं में लगने वाली लंबी लाइनें खत्म होने लगी। पैसा हमारे हाथों से निकलकर कंप्यूटर की स्क्रीन्स और मोबाइल ऐप्स में समा गया। और इसमें भारत का उदाहरण तो यहाँ सबसे ज्यादा फिट बैठता है। मतलब मुझे याद है कुछ ही साल पहले तक बाजार में सब्जी वाले को फोन से स्कैन करके पेमेंट करना कितना अजीब लगता था। लोग हिचकिचाते थे कि पता नहीं पैसे पहुंचेंगे या नहीं। हाँ, एक डर सा होता था। लेकिन आज ये बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स तक मोबाइल फर्स्ट पेमेंट हमारी रगों में दौड़ रहा है। और पता है, ये सिर्फ तकनीक की जीत नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का भी एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि हमारी आर्थिक आदतें कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। मतलब वो बदल सकती हैं। हाँ, जब कोई नई तकनीक हमारी रोजमर्रा की किसी समस्या को आसानी से सुलझाती है ना, तो समाज बहुत तेजी से अपना सामाजिक भरोसा उस नई तकनीक पर शिफ्ट कर देता है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हम डिजिटल पेमेंट्स की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि जब मैं अपने फोन से बस 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ तो व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो फिर इस स्रोत में डिजिटल पेमेंट्स की इतनी कमियों की बात क्यों की गई है? वो इसलिए क्योंकि जो हमें अपने स्क्रीन पर 1 सेकंड में होता हुआ दिखता है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। भ्रम? हाँ। वो कैसे? मतलब मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं और सामने वाले को तुरंत मैसेज आ जाता है कि पैसे मिल गए। इसमें भ्रम क्या है? भ्रम इस बात का है कि डिजिटल पेमेंट्स ने पैसे की सिर्फ ऊपरी सतह को डिजिटल किया है। उसका जो गहरा ढांचा है ना, वो आज भी उन्हीं पुरानी केंद्रीय संस्थाओं और 1970 के दशक के क्लियरिंग हाउस मॉडल पर अटकाया हुआ है। अच्छा, 1970 का मॉडल। हाँ, देखिए, जब आप यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो पैसा तुरंत एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं जाता। आप बस अपने बैंक को एक बहुत तेज डिजिटल मैसेज भेजते हैं कि मेरे खाते में से इतने पैसे कम कर दो, और सामने वाले के बैंक को कहो कि उसके खाते में इतने पैसे बढ़ा दे। तो फिर असली पैसा कब जाता है? असली पैसों का जो सेटलमेंट है, जो पीछे के सिस्टम्स में होता है, उसमें घंटों या कई बार दिनों का समय लग जाता है। अच्छा, तो मतलब फ्रंट एंड तो 21वीं सदी का है, लेकिन बैक एंड अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। बिल्कुल सही पकड़े आप। अब घरेलू लेन देन के लिए ये सिस्टम फिर भी बहुत शानदार काम करता है, क्योंकि इसमें सारे बैंक एक ही देश के नियमों और एक ही सेंट्रल बैंक के नीचे काम करते हैं। लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब आप इस सिस्टम को राष्ट्रीय सीमाओं के पार ले जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। मतलब अगर मुझे देश के बाहर किसी फ्रीलांसर को पैसे भेजने हो जी, तो आज भी बहुत ज्यादा माथापच्ची है। बिल्कुल। फीस बहुत ज्यादा लगती है और पैसा पहुंचने में कई बार 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि जब मैं दुनिया के किसी भी कोने में पलक झपकते ही एक 4K रेजोल्यूशन का भारी भरकम वीडियो भेज सकता हूं, तो बस कुछ पैसे भेजने में इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है। लेकिन हमारा जो मौजूदा बैंकिंग सिस्टम है, वो राष्ट्रीय सीमाओं, अलग अलग टाइम जोन्स और ढेरों बिचौलियों से पूरी तरह बंधा हुआ है। 2 अलग अलग देशों के बैंक्स अक्सर एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते। उन्हें बीच में कई और कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों की जरूरत पड़ती है। हर बिचौलिया अपनी फीस काटता है और अपना समय लेता है। और यहीं से हमारी चर्चा उस नए अध्याय की ओर मुड़ती है जिसे इंटरनेट नेटिव वैल्यू कहा जा रहा है। क्रिप्टो इसी समस्या का तकनीकी समाधान है। तो अब हम असल मुद्दे पर आ रहे हैं। इस स्रोत में बार बार कहा गया है कि क्रिप्टो
पैसे को सिर्फ डिजिटल नहीं बना रहा है बल्कि उसे इंटरनेट नेटिव बना रहा है। इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि मेरे फोन में दिखने वाला पैसा भी तो डिजिटल ही है ना। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मौजूदा बैंकिंग सिस्टम के जरिए पैसे भेजना ऐसा है जैसे आप किसी कुरियर वाले को अपने दोस्त के घर भेजें और उससे कहें कि मेरे दोस्त को जाकर बता दो कि मैंने उसे एक सेब दे दिया है। अच्छा। आपका दोस्त उस कुरियर वाले यानी बैंक की बात पे भरोसा कर लेता है, लेकिन इंटरनेट नेटिव वैल्यू का मतलब है स्क्रीन के जरिए सीधे वो असली सेब अपने दोस्त के हाथ में थमा देना। मतलब इसमें कोई संदेशवाहक या कोई बैंक बीच में नहीं है जो हिसाब रखे? बिल्कुल नहीं, ये एक डिजिटल बेयरर एसेट है। जैसे ही आप इसे इंटरनेट के जरिए भेजते हैं, ये आपके पास से चला जाता है और सीधे सामने वाले के पास पहुंच जाता है। इसका हिसाब कोई एक बैंक नहीं रखता, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क यानी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क रखता है। तो कोई बीच का आदमी नहीं है। हाँ, पूरा नेटवर्क गणित और क्रिप्टोग्राफी के जरिए ये साबित कर देता है कि लेन देन हो गया है। इसलिए इसे किसी क्लियरिंग हाउस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सीधे इंटरनेट की भाषा बोलता है। वाकई ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगा और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आपने कहा कि कोई बीच में नहीं है, कोई संस्था नहीं है। हम इंटरनेट नेटिव पैसे की बात कर रहे हैं और स्रोत का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है प्रोग्रामेबल मनी, यानी पैसे को सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल करना। क्या आप पहले ये समझा सकती हैं कि पैसे के प्रोग्रामेबल होने का असल मतलब क्या है? जरूर। प्रोग्रामेबल मनी का सीधा सा मतलब है कि पैसा अब सिर्फ एक मूल्य या वैल्यू नहीं है, बल्कि वो खुद नियमों और लॉजिक को समझ सकता है। इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए किया जाता है। अभी तक पैसा सिर्फ एक खाते से दूसरे खाते में जाता था, लेकिन अब आप पैसे के अंदर ही एक कोड या शर्त डाल सकते हैं। शर्त? किस तरह की शर्त? जैसे मान लीजिए 2 कंपनियों के बीच व्यापार हो रहा है। आप एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसमें ये कोडिंग हो कि जैसे ही माल से भरा जहाज बंदरगाह पर पहुंचे और उसका जीपीएस लोकेशन कंफर्म हो जाए, वैसे ही सप्लायर को ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाए। अरे वाह! हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में किसी क्लर्क को इनवॉइस चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक मैनेजर को पेमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां पूरी हुई और पैसा अपने आप ट्रांसफर हो गया। पैसा खुद अपना काम कर रहा है। तो ये ठीक उसी स्मार्ट प्रिंटर वाले उदाहरण की तरह है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। प्रिंटर ने इंटरनेट पर देखा कि स्याही खत्म है, उसने सप्लायर को खोजा और क्योंकि पैसा अब एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह काम कर सकता है, प्रिंटर ने खुद ही पेमेंट कर दिया। बिल्कुल सही। इसके व्यावहारिक उपयोग बहुत विशाल है। सोचिए, इंटरनेट पर क्रिएटर्स को हर बार जब कोई उनका गाना सुनेगा तो 1 सेकंड के अंदर सीधा पैसा मिल सकता है। फ्रीलांसर्स को काम पूरा होते ही पेमेंट मिल सकता है बिना किसी इनवॉइस के झंझट के। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, मैं यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। ये सब सुनने में बहुत आदर्श लगता है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा नजर आ रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर मेरा पैसा सॉफ्टवेयर कोड के आधार पर अपने आप काम कर रहा है और बीच में कोई बैंक नहीं है, तो क्या होगा अगर उस कोड में कोई बग आ जाए या कोई हैकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर ले? आज अगर मेरे क्रेडिट कार्ड से कोई गलत लेन देन होता है तो मैं कस्टमर केयर को फोन करके उसे रुकवा सकता हूँ। इंटरनेट नेटिव पैसे की दुनिया में मैं किसे फोन करूंगा? यहाँ तो कोई हेल्पलाइन नंबर ही नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही इस पूरी नई व्यवस्था का सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ मतलब समझौता? हाँ, जब आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां कोई बिचौलिया नहीं है, तो आप उस बिचौलिए की भारी फीस और उसके नियंत्रण से तो बच जाते हैं, लेकिन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपके और उस ओपन सोर्स कोड के कंधों पर आ जाती है। मतलब अगर पैसा एक बार गलत जगह चला गया तो वो हमेशा के लिए गया। हाँ, क्योंकि ये एक इम्यूटेबल लेजर है, यानी ऐसा बही खाता जिसे बदला नहीं जा सकता। जो एक बार दर्ज हो गया वो पत्थर की लकीर है। आप एक संस्था पर से अपना भरोसा हटाकर अपना पूरा भरोसा गणित और क्रिप्टोग्राफी पर रख रहे हैं। बाप रे! ये सिस्टम बहुत कठोर है, लेकिन ये पूरी तरह से निष्पक्ष भी है। कोई भी बैंक या सरकार आपके खाते को सिर्फ इसलिए फ्रीज नहीं कर सकती क्योंकि वे आपसे सहमत नहीं है। तो ये उस आज़ादी की कीमत है जो आपको खुद की जिम्मेदारी के रूप में चुकानी पड़ती है।
ये सच में थोड़ा डराने वाला तो है, लेकिन साथ ही बेहद ताकतवर भी है। मतलब ये पैसे पर से किसी एक संस्था के एकाधिकार को खत्म कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में बैंक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और हम सिर्फ इस प्रोग्रामेबल पैसे का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस स्रोत में भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है कि ये कोई सब कुछ खत्म कर देने वाला बदलाव नहीं है। हाँ, जैसे जब डिजिटल पेमेंट्स आए तो नकद या कैश पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, दोनों आज भी साथ साथ चल रहे हैं। एकदम सही। या जैसे ईमेल के आने से पार्सल भेजने वाली पोस्ट ऑफिस की सर्विस खत्म नहीं हुई। ईमेल ने संचार के लिए बस एक नई लेयर तैयार की। ठीक वैसे ही क्रिप्टो या प्रोग्रामेबल मनी हमारी वित्तीय इमारत में बस एक नई मंजिल जोड़ रहा है। एक नई मंजिल। हाँ, रोजमर्रा के छोटे खर्चों के लिए शायद हम हमेशा अपने मौजूदा डिजिटल पेमेंट्स का ही इस्तेमाल करें, लेकिन वैश्विक स्तर पर व्यापार, मशीन टू मशीन लेन देन या इंटरनेट पर डिजिटल संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए ये नई लेयर काम आएगी। और ये दोनों व्यवस्थाएं लंबे समय तक एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगी। यानी हमें पैसे को एक तैयार उत्पाद या किसी रुके हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। पैसा एक जीवित प्रणाली है, एक लिविंग सिस्टम है। बिल्कुल। जब इंसान कबीलों में था तो पैसा अनाज था। जब राज्य बने तो पैसा सिक्के बन गया। जब वैश्विक व्यापार बढ़ा तो पैसा बैंकों का लेजर बन गया। और अब जब हम एक पूरी तरह से डिजिटल और इंटरनेट से जुड़ी दुनिया में रह रहे हैं तो पैसे को भी इंटरनेट नेटिव होना ही पड़ेगा। यही इस पूरे विकासक्रम का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तकनीक हमेशा समाज की नई ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालती है, और इस बार ज़रूरत है एक ऐसी वित्तीय प्रणाली की जो मशीनों, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, बिना उन पुरानी भौगोलिक सीमाओं में उलझे। ये सच में मेरे सोचने के तरीके को बदल रहा है। आज की चर्चा ने इस मिथक को पूरी तरह तोड़ दिया है कि क्रिप्टो सिर्फ कुछ कंप्यूटर गीक्स या सट्टेबाजों का खेल है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आर्थिक और तकनीकी दर्शन है। सही बात है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार यहां छोड़ना चाहता हूं जो स्रोत की जानकारी से थोड़ा आगे जाता है, लेकिन जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जरूर। वो क्या है? हमने अभी मशीन टू मशीन इकोनॉमी की बात की, जहां प्रिंटर खुद से आई खरीद रहा है, या भविष्य में शायद एक सेल्फ ड्राइविंग कार अपना खुद का टोल टैक्स दे रही होगी और अपनी सर्विसिंग का पैसा खुद चुका रही होगी। जरा सोचिए, अगर भविष्य में ये प्रोग्रामेबल पैसा पूरी तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब मशीनों और सॉफ्टवेयर्स के बीच होने वाले वित्तीय लेनदेन की संख्या इंसानों द्वारा किए गए लेनदेन से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि बहुत मुमकिन है जिस तेजी से एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को असल में इंसान नहीं बल्कि एल्गोरिदम्स चला रहे होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। क्या तब पैसे पर हमारा जो व्यक्तिगत नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा? या फिर क्या ये तकनीक हमें वित्तीय फैसलों के रोजमर्रा के मानसिक बोझ से हमेशा के लिए आजाद कर देगी, ताकि हम अपना समय और ऊर्जा कहीं और लगा सकें? क्या हम पैसे के उस अदृश्य रूप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हम पूरी तरह से मशीनों के हवाले कर देंगे? ये वाकई बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है। हम सुविधा और नियंत्रण के बीच एक बहुत ही पतली लकीर पर चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खुद ही खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि पैसा कैसे सीपीओ से शुरू होकर आज सॉफ्टवेयर कोड तक पहुंच गया है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, अभी तो और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल। जब पैसा इंटरनेट नेटिव हो जाता है तो ये सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं रहता, ये इंटरनेट पर स्वामित्व यानी ओनरशिप के मायने भी बदल देता है। तो अगले डीप डाइव में हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्रिप्टो असल दुनिया में डिजिटल ओनरशिप, कला और व्यवसायों के काम करने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो बदलाव के पीछे के तर्क को पहले समझ लेता है, भविष्य उसी का होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।